क्रेवन द हंटर। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम रशिया में एक प्रिजन वैन को देखते हैं जो कि कुछ कैदियों को प्रिजन लेकर जा रही होती है, जहां रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहीं उन कैदियों को हल्के होने के लिए टाइम दिया जाता है। तभी चेक करने पर ऑफिसर्स देखते हैं कि प्रिजनर 0864 मिसिंग था, जो कि ढूंढने पर उन्हें वॉशरूम्स की बैक साइड पर मिलता है, जो कि असल में इस मूवी का मेन कैरेक्टर सर्जी क्रेवनॉफ ए क्रेवन द हंटर होता है। जिसके बाद वैन प्रिजन पहुंचती है, जहां उन कैदियों को उनके सेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट डे जब सर्जी वर्कआउट कर रहा होता है, तब वहां दो कैदियों से उसकी लड़ाई हो जाती है, जिस पर उनका बॉस चॉर्नी उस चीज़ का बदला लेने के लिए सर्जी को अलहदा एक रूम में बुलवाता है। सर्जी उसे बताता है कि वो एक हंटर है और उसे मारने आया है, जिस पर वो कहता है कि हंटर्स सिर्फ एक मिथ हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जिस पर वो एक टाइगर रग का दांत तोड़कर चॉर्नी और उसके दोनों पंटरों को मारते हुए कहता है कि मिथ में भी कुछ न कुछ सच्चाई होती है। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है और रूफ के ऊपर चढ़ अपनी बेस्ट जैसी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए प्रिजन से एस्केप कर बाहर निकलता है, जहाँ एक लड़की एक प्लेन में उसका इंतज़ार कर रही होती है, जिसमें चढ़कर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस को गैस स्टेशन के पास एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि प्रिजनर 0864 की थी। जिससे हमें पता चलता है कि असल में जब गैस स्टेशन पर वो प्रिजन वैन रुकी थी, तब सर्जी ने उस प्रिजनर को मारकर उसकी जगह चॉर्नी को मारने के लिए प्रिजन में एंट्री की थी। जिसके बाद सीन 16 साल पहले की स्टोरी पर शिफ्ट होता है, जहां हम सर्जी और उसके भाई डेमित्री को न्यूयॉर्क के एक स्कूल में देखते हैं, जहां उन्हें उनके फादर निकोलाई लेने के लिए आते हैं। उनके पूछने पर निकोलाई बताता है कि उनकी माँ ने अपनी जान ले ली है, क्योंकि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर और पागल थी। इसलिए अब वो उसके साथ रहेंगे और हंटिंग करेंगे, जिससे वो पावरफुल और बहादुर बनेंगे। जिसके बाद हम घाना के नॉर्थर्न एरिया में क्लिप्सो नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास उसकी दादी आती है, जो कि फॉर्च्यून टेलर थी, और वो क्लिप्सो को अपने फॉर्च्यून कार्ड्स के थ्रू फ्यूचर बताते हुए कहती है कि बहुत जल्द एक एक्सीडेंट होगा। जिसके साथ साथ वो उसे एक छोटी सी बॉटल भी देती है और कहती है कि इसमें एक पोशन है जो कि बहुत पावरफुल है और कोई भी इंजरी हील कर सकता है। उसे बहुत जल्द इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वक्त आने पर उसे क्या करना है वो खुद समझ जाएगी। दूसरी तरफ हम निकोलाई और उसके दोनों बेटों को देखते हैं, जहां वो अपनी पूरी टीम के साथ हंटिंग के लिए वहीं आए हुए थे, जहां उसके साथ एलेक्सी नाम का एक बंदा भी होता है, जो कि निकोलाई से उसका पार्टनर बनने की बात करता है। लेकिन निकोलाई के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए वो बोलता है कि वो यहाँ अपने बेटों को बहादुर बनाने की सोच से आया है, ना तो इसके लिए उसके पास वक्त है और ना ज़रूरत। दूसरी तरफ दोनों भाई, जो कि अपने फादर से थोड़ा दूर थे, उनके सामने एक लाइन आ जाता है जहां सर्जी उस पर एम करता है, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपनी गन नीचे कर लेता है। लेकिन तभी निकोलाई वहां आ जाता है और वो उस लाइन पर फायर कर देता है। इंजर्ड होने पर वो लाइन सर्जी पर अटैक करके उसे मुंह में पकड़ लेता है, जहां निकोलाई उस लाइन पर 3 से 4 बुलेट्स फायर तो करता है, लेकिन वो फिर भी लाइन सर्जी को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम क्लिप्सो को अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं, जो कि उस जगह एनिमल्स की पिक्चर्स बना रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि क्लिप्सो उनके साथ नहीं थी। दूसरी तरफ क्लिप्सो आगे बढ़ रही होती है, जहां उसका सामना उसी लाइन से होता है जिसने सर्जी को उठा रखा था, जो कि सर्जी को वहीं नीचे रख देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उस इंजर्ड लाइन का एक ब्लड ड्रॉप सर्जी के जख्म पर गिर जाता है, जिसके बाद वो लाइन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद क्लिप्सो उसके पास आती है और उसे वही पोशन पिलाती है जो कि उसे उसकी ग्रैंडमा ने दिया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पोशन सर्जी की बॉडी में कुछ चेंजेस करने लगता है और उसका लाइन के ब्लड के साथ डीएनए भी मिक्स हो जाता है। जिसके बाद हम सर्जी को हॉस्पिटल लेकर जाते हुए देखते हैं, जहां क्लिप्सो अपनी ग्रैंडमा का एक फॉर्च्यून कार्ड उसकी पॉकेट में छोड़ देती है। हॉस्पिटल में काफ़ी कोशिश के बाद डॉक्टर सर्जी मर चुका है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन तभी वो पोशन अपना असर दिखाता है और सर्जी अपनी आंखें खोल लेता है, जो कि देख डॉक्टर काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। कुछ दिन बाद दिमित्री और निकोलाई उससे मिलने आते हैं, जहां निकोलाई उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम सर्जी को अपने रूम में देखते हैं, जहां उसे अपनी माँ का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके फादर ने उसके लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो उससे एक वादा चाहती है कि वो अपने फादर की तरह कभी नहीं बनेगा।
तभी उसे निकोलाई बुलाता है। निकोलाई सर्जी से कहता है कि उसके पास गन होते हुए भी उसने फायर क्यों नहीं किया, उसे अपने डर को ख़त्म करना होगा। उस डर की वजह से उसने अपनी और अपने भाई की जान खतरे में डाल ली थी। जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है और दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब उसे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। सर्जी देखता है कि वहाँ उस लाइन का सर था जिसने उस पर अटैक किया था, जो कि देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो निकोलाई से कहता है अच्छा होता कि अगर वो लाइन आपको मार देता, और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ सर्जी वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और अपना सारा ज़रूरी सामान पैक करता है, जहाँ उसे अपनी शर्ट मिलती है जो कि लाइन के अटैक के वक्त उसने पहन रखी थी, जिससे सर्जी को वो पोशन वाली बोतल मिलती है। जिसके बाद सर्जी रात में वहाँ से निकलने लगता है, जहाँ डिमित्री उसे मिलता है जो कि सर्जी से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। जिस पर सर्जी कहता है कि वो बदल गया है, वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो फिक्र नहीं करे, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रहा है और उसे याद होगा जिस जगह वो अपनी मदर के साथ कैंपिंग किया करते थे, उनकी यादों के लिए उसके पास सिर्फ वही एक जगह बच गई है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और एक शिप में ट्रैवल करके रशिया के एक जंगल में पहुँचता है, जहाँ उसका सामना बुल्स के एक झुंड से होता है, जहाँ एक बुल उसके सामने रुक जाता है और बाकी बुल्स के जाने के बाद वो भी वहाँ से बिना उस पर अटैक किए चला जाता है। जिसके बाद वो उस फॉरेस्ट में रहने लगता है, जहाँ एक दिन वो कुछ हंटर्स को देखता है जो कि बुल्स को मारकर सिर्फ उनके हॉर्न्स काट कर ले जा रहे थे, जहाँ सर्जी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ 2 हंटर्स को मार देता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ सर्जी प्लेन से अपने फॉरेस्ट में वापस उतरता है। कुछ दिन बाद उसका सामना फिर से बुल हंटर्स से होता है, जहाँ सर्जी उनका ट्रक रोककर उनसे पूछता है कि वो बुल्स को मारकर सिर्फ उनके हॉर्न्स ही क्यों काट कर ले जाते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। जिस पर सर्जी उन पर अटैक करके बाकियों को तो मार देता है, लेकिन उनका लीडर एंड्री वहाँ से बचकर निकल जाता है, जहाँ वो लंदन में अपने बॉस टैकलिन के पास पहुँचता है, लेकिन सर्जी ने उसे पहले ही मार दिया था और वो एंट्री का ही वेट कर रहा था, जिस पर वो उसे भी क्रॉस बॉल से शूट करके मार देता है। जिसके बाद हम क्लिप्सो को देखते हैं, जो कि अब टॉप लॉयर्स में से एक थी, जहां उसे न्यूज़ से पता चलता है कि उसकी फेलो लॉयर और फ्रेंड समंथा को किसी ने मार दिया है। जिसके बाद वो उसके फ्यूनरल पर जाती है, जहाँ वो उसके बारे में बोलते हुए कहती है कि हमें पता है कि समंथा को चॉर्नी ने मारा है, क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रही थी। वो इंसाफ और अच्छाई के लिए लड़ने वालों में से थी, इसीलिए चॉर्नी ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। तभी उसके पास सर्जी आता है, जो कि उसकी बातें सुन रहा था। वो उसे वही कार्ड दिखाता है जो कि क्लिप्सो ने उसकी पॉकेट में छोड़ा था, जिसको देख वो उसे पहचान लेती है। अब यहाँ सर्जी उसे बताता है कि उसने चॉर्नी को मार दिया है, जिस पर जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो सच बोल रहा है। वो सर्जी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बताता है कि उसका काम लोगों को हंट करना है। वो उसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसके लिए बदला लेकर उसे थैंक यू बोलना चाहता था। क्लिप्सो कहती है कि वो उसके फादर को जानती है, वो उनके जैसा है। सर्जी कहता है कि नहीं, उस लाइन वाले इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी चेंज हो गया था, इसलिए वो उनसे काफ़ी दूर चला गया था और अब वो उनके जैसे लोगों को हंट करता है। सर्जी क्लिप्सो से कहता है कि उसके पास एक लिस्ट है, अब क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लॉयर है तो वो उसे अपनी पार्टनर बनाना चाहता है, क्योंकि अपने रिसोर्सेज से वो उनकी डिटेल्स पता करने में उसकी हेल्प कर सकती है। जो कि सुन क्लिप्सो कहती है कि इस बारे में सोचने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद हम अलेक्सी और उसके पार्टनर बहारी को देखते हैं, जहां बहारी अलेक्सी को चॉर्नी की डेथ और उसे मारने वाले हंटर के बारे में बताते हुए कहता है कि उस हंटर के पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट पर उसका नाम भी हो सकता है, इसलिए वो उस हंटर के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। तभी अलेक्सी कहता है कि चॉर्नी के मरने के बाद प्रोग्रेस रुक गई होगी, इसलिए वो उसके टॉप 3 बंदों के साथ मीटिंग सेट करे। जिसके बाद मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां अलेक्सी उनसे पार्टनरशिप की बात करता है, लेकिन वो उसे सीरियस नहीं ले रहे थे। जिस पर वो उन्हें अपनी पावर दिखाने के लिए अपने सीरम की पाइप निकालता है, जिससे उसकी स्किन काफ़ी हार्ड बन जाती है और वो एक राइनो में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जिसके बाद वो बाकी लोगों को अपने एक स्नाइपर्स के थ्रू मरवा कर बचे हुए 2 लोगों से पार्टनरशिप का पूछता है, जिनमें से एक अपने फेलो कैप्टन को मारकर उसके साथ पार्टनरशिप के लिए मान जाता है।
दूसरी तरफ हम डिमित्री के क्लब का सीन देखते हैं जहां निकोलाई की उसी गून के साथ मीटिंग थी जिसने अलेक्से के साथ डील की थी, जो कि असल में अलेक्से ए द राइनो के कहने पर उसे मारने आया था, लेकिन उस अटैक में निकोलाई बच जाता है। अब यहाँ उस अटैक के दौरान डिमित्री पियानो के नीचे डरकर छुप गया था, जिस वजह से निकोलाई उस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि वो उसका बेटा है, उसके बाप पर अटैक हुआ था लेकिन वो उसे डिफेंड करने की बजाय डरकर छुपा हुआ था। दूसरी तरफ बहारी अलेक्सी को बताता है कि उनका प्लान फेल हो गया है और उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि ये कोई उसके डोर पर छोड़कर गया था, जिस पर चेक करने पर उन्हें चोरनी की प्रिजन फुटेज मिलती है जिसमें उन्हें सर्जी नजर आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि निकोलाई का बेटा ही क्रेवन है जिसने चोरनी को मारा है। अब यहाँ वो बहारी से कहता है कि वो ये डिटेल फॉरेनर को बताए क्योंकि वो 1 साल से उस हंटर के पीछे लगा हुआ है। जिसके बाद हम फॉरेनर को देखते हैं जो कि प्रिजन में होता है जहाँ उसे वही टूथ मिलता है जिससे सर्जी ने चोरनी को मारा था। तभी उसे एक ऑफिसर रोक लेता है क्योंकि आउटसाइडर्स वहाँ अलाउ नहीं थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फॉरेनर अपनी ग्लासेस उतारता है जिससे टाइम फ्रीज हो जाता है और वो उस ऑफिसर से गन लेकर उसे ही शूट कर देता है। दूसरी तरफ सर्जी को दिखाया जाता है जो कि डिमित्री के बर्थडे पर उसे मिलने जाता है, जिसके बाद वो एक साथ डिनर के लिए जाते हैं जहां डिमित्री रिसेंट इंसिडेंट शेयर करते हुए उससे कहता है कि वो स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि निकोलाई कम से कम एक बार उसकी इज्जत करे। सर्जी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो जैसा है ठीक है, जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं समझते क्योंकि तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ निकोलाई की एंट्री होती है जहाँ वो डिमित्री को बर्थडे विश करते हुए उसे एक स्पेशल वाइन बोतल देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सर्जी को देखते हैं जो कि ड्रंक डिमित्री को उसके अपार्टमेंट में लेकर आता है, लेकिन उसे खुद उस जगह नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो बाहर जाकर ज़मीन पर ही सो जाता है। नेक्स्ट डे जब सर्जी वापस अपार्टमेंट में आता है तो वो देखता है कि हर तरफ तोड़फोड़ हो रखी थी और डिमित्री भी वहाँ नहीं था। जब वो बाहर देखता है तो उसे कुछ लोग डिमित्री को किडनैप करके वैन में लेकर जाते हुए दिखते हैं, जहाँ सर्जी टॉप फ्लोर से सीधे नीचे जंप कर देता है और उनका पीछा करने लगता है। जहाँ कोशिश तो वो बहुत करता है लेकिन वो हेलीकॉप्टर के जरिए डिमित्री को लेकर निकल जाते हैं। जिसके बाद सर्जी क्लिप्सो के ऑफिस पहुंचता है और उसे सारी सिचुएशन और किडनैपर का हुलिया बता उन्हें ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सर्जी को निकोलाई के साथ देखते हैं जहां डिमित्री के बारे में पूछने पर वो उसे बताता है कि किडनैपर ने उसे डिमित्री की एक फिंगर काट कर भेजी है और उससे 48 घंटे के अंदर 20 मिलियन की मांग की है। सर्जी उसे कहता है कि वो उन्हें पैसे दे दे, लेकिन निकोलाई कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो कमज़ोर बन जाएगा और अगर वो उन्हें पैसे दे भी देगा तो वो फिर भी डिमित्री को मार देंगे क्योंकि अगर वो भी उनकी जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता। सर्जी गुस्से में उससे कहता है कि अगर डिमित्री को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार वो होगा, जिस पर निकोलाई उससे कहता है कि डिमित्री को मैंने नहीं बल्कि तुमने उस वक्त अकेला छोड़ा था। दूसरी तरफ क्लिप्सो टैट नाम के पर्सन से मिलती है जो कि किडनैपर का नाम उमेर अजदमीर बताता है और कहता है कि वो इस वक्त आउटस्कर्ट्स अंकारा के एक मोनेस्टेरी में है और उसने डिमित्री को भी वहीं रखा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास फॉरेनर आता है जिससे वो कहता है कि उसका काम हो गया है लेकिन वो अब डबल चाहता है, जिस पर फॉरेनर उसे मार देता है और अलेक्सी से कांटेक्ट करके उसे अपडेट देता है। दूसरी तरफ क्लिप्सो उसे मिली इंफॉर्मेशन सर्जी को देती है जिस पर वो डिमित्री को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचता है, लेकिन वो उसे मारने के लिए एक ट्रैप था जिसे सर्जी बच जाता है और वो उमेर को पकड़कर इस सब के पीछे कौन है ये पूछता है, जिस पर वो उसे क्रेवन के नाम से बुलाते हुए राइनो का नाम बताता है। दूसरी तरफ हम अलेक्सी को दिमित्री के साथ देखते हैं जहां वो दिमित्री से कहता है कि उसकी तरह निकोलाई के सामने उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी, तुम उसके लिए सिर्फ एक एक्सीडेंट हो, इसलिए वो उसके लिए 20 मिलियन कभी नहीं पे करेगा। अब यहाँ अलेक्सी दिमित्री को बताता है कि पहले वो भी उसकी तरह बहुत कमजोर था, लेकिन फिर उसे न्यूयॉर्क में एक साइंटिस्ट मिला जो कि इंसानों की ताकत को 10 गुना बढ़ाने पर रिसर्च कर रहा था। उसके प्रोजेक्ट में उसने भी हिस्सा ले लिया जिससे वो एक राइनो की तरह ताकतवर बन गया, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसे काफी तकलीफ होती है जिसकी वजह से उसे नॉर्मल रहने के लिए एक सीरम यूज करना पड़ता है। अब यहाँ वो दिमित्री को सर्जी एक हंटर है ये बताते हुए वो उसे सर्जी की वीडियो दिखाता है, जिसके बाद वो दिमित्री से उसे अपना पार्टनर बनाने की बात करता है, लेकिन दिमित्री इस चीज से इनकार कर देता है। अब ये सुन अलेक्सी उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ बाहर आकर उसे बताता
बताता है कि सर्जी बच गया है। दूसरी तरफ सर्जी क्लिप्सो को फ़ोन करके बताता है कि सारी इन्फॉर्मेशन एक ट्रैप था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाए। तभी क्लिप्सो भी देखती है कि कुछ अनजान लोग उसके ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए वो जल्दी से अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक कर वहाँ से निकल जाती है और सर्जी के पास उसके फॉरेस्ट में पहुँचती है। दूसरी तरफ हम अलेक्सी और फॉरनर को देखते हैं, जहाँ अलेक्सी उससे पूछता है कि वो क्रेवन के पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर वो बताता है कि वो इस वक्त जहाँ है और उसने जो कुछ भी सीखा है ये सब उसके एक दोस्त की वजह से है, जो कि उसके भाई के जैसा था, लेकिन क्रेवन ने उसे मार दिया था, जिसका वो बदला लेना चाहता है। क्रेवन एक परफेक्ट प्रेडेटर है जिसकी कोई वीकनेस नहीं थी, लेकिन वो दिमित्री की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुमने ढूंढ ली, और वो अच्छी तरह से जानता है कि उन्हें क्रेवन की इस वीकनेस को कैसे यूज करना है। अब यहाँ अलेक्सी कहता है कि उन्हें ये नहीं पता कि क्रेवन उन्हें कहाँ मिलेगा, जिस पर फॉरनर बताता है कि वो क्रेवन को काफी टाइम से स्टडी कर रहा था और वो अपने वेपन्स में जो पॉइजन इस्तेमाल करता है वो एक बहुत ही रेयर रोजरी पी से मिलती है, जो कि साइबेरिया के जंगल से मिलता है, जिसका मतलब वो वहीं होगा। जिसके बाद हम क्लिप्सो को देखते हैं जो कि सर्जी के वेपन्स चेक कर रही होती है। तभी वहाँ सर्जी आता है और उससे उसकी पोशन वाली बोतल दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो पोशन उसे उसकी ग्रैंडमा ने दिया था और बताया था कि वो काफ़ी पावरफुल पोशन है, लेकिन उस वक्त वो बहुत छोटी थी, उसे इस चीज़ की ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी और उसे नहीं पता कि वो पोशन कैसे बनाना है। दूसरी तरफ अलेक्सी बहारी और फॉरनर के साथ दिमित्री को लेकर उस फॉरेस्ट में पहुंच गया था, जहां फॉरनर एक ट्रैंकुलाइजर गन रिलोड कर रहा होता है। अलेक्सी के पूछने पर वो बताता है कि क्रेवन को सिंपल गन से नहीं मारा जा सकता, इसलिए उसने ये स्पेशल फार्मूला बनाया है जो कि बॉडी में एंटर होने के बाद इंसान को बहुत स्केरी विजन्स दिखाता है और फिर एक एक करके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अब यहाँ अलेक्सी अटैक से पहले सर्जी को आखिरी बार फोन करता है पार्टनरशिप की बात करने के लिए, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर ही फोन काट देता है, जिसके बाद अलेक्सी अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। अब यहाँ फॉरेस्ट में एंटर करने पर उन पर एक चीता अटैक कर देता है, जिसका फायदा उठा दिमित्री वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ क्रेवन अपने वेपन्स उठा अलेक्सी के बंदों पर अटैक करते हुए उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तभी फॉरनर उस पर ट्रैंकुलाइजर शूट कर देता है, जिससे उसे हर तरफ स्पाइडर्स नजर आने लगते हैं और वो सही से फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसका फायदा उठा वो उसे अपनी पावर्स यूज करते हुए बहुत मारता है और फिर उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ बाहरी आता है, जिसे फॉरनर कहता है कि यहाँ का काम हो चुका है, लेकिन दिमित्री एस्केप कर गया है, वो उसे ढूंढे। अब यहाँ वो सर्जी को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ क्लिप्सो आ जाती है जो कि उसकी आंख में एक एरो शूट कर देती है और उसे मार देती है। जिसके बाद वो क्रेवन को पोशन पिलाती है, जिससे वो होश में आ जाता है और क्लिप्सो से कहता है कि वो जानता था कि उसके पास और पोशन है, जिस पर वो कहती है कि वो ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये उनकी फैमिली की ग्रेटेस्ट लेगेसी है। दूसरी तरफ बहारी दिमित्री को पकड़ अलेक्सी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि क्रेवन मर चुका है, जिस पर वो खुश होकर कहता है कि अब निकोलाई का सिर्फ एक ही बेटा बचा है और उसे बचाने के लिए तो अब उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सर्जी बुल्स के एक झुंड के साथ उन पर अटैक कर देता है। क्रेवन को देख अलेक्सी अपना सीरम हटा देता है और राइनो में ट्रांसफॉर्म होकर उससे फाइट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बुल्स के हिट करने की वजह से दिमित्री और बहारी की कार रोल होने लगती है, जिससे बाहर निकलकर बहारी बुल के एक हॉर्न पर जा गिरता है, जिससे वो मारा जाता है। जिसके बाद हम क्रेवन और राइनो की फाइट देखते हैं, जहां राइनो पर क्रेवन के अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत पावरफुल था, लेकिन वो क्रेवन को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तभी क्रेवन एक रॉड लेकर राइनो के सीरम लगाने वाली जगह पर घुसा देता है, जो कि असल में उसका वीक पॉइंट था। जिसके बाद क्रेवन राइनो को एक वायर में लपेटकर एक बुल के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो बुल उसे घसीटने लगता है और बाकी बुल्स भी उसके ऊपर से गुजरने लगते हैं। अब इस सब के बाद राइनो की हालत अधमरी सी हो गई थी, जिसके बाद सर्जी उससे पूछता है कि उसकी वीडियो उसे किसने भेजी थी, जिस पर वो कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि ग्रेटेस्ट हंटर वो नहीं देख सकता जो कि बिल्कुल उसके सामने हो। तभी दिमित्री एक गन उठाकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन सर्जी उसे रोक देता है। वहीं राइनो कहता है कि अच्छा होता अगर वो उनसे कभी मिला ही ना होता, जिसके साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन
में हम निकोलाई को देखते हैं जो कि एक फॉरेस्ट में छुपा हुआ था। तभी उसे बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो चेक करता है तो वहाँ पर सर्जी था, जिससे वो पूछता है कि उसने उसे ढूंढा कैसे। सर्जी कहता है कि वो एक हंटर है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो वीडियो निकोलाई ने राइनो को सेंड किया था, क्योंकि राइनो उसे मारना चाहता था और निकोलाई खुद उसे फाइट नहीं कर सकता था। क्रेवन के मारने के तरीके से निकोलाई जान गया था कि सर्जी ही क्रेवन है, लेकिन वो निकोलाई के लिए राइनो से कभी फाइट नहीं करेगा, ये वो जानता था। इसलिए उसने ये प्लान बनाया था कि डिमित्री के लिए सर्जी को राइनो से फाइट करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ सर्जी वहाँ से उठकर जाने लगता है। जहाँ जाने से पहले वो निकोलाई से कहता है कि डेथ से कभी डरना नहीं चाहिए, उन्होंने उसे यही सिखाया था ना। तभी निकोलाई पर एक बियर अटैक कर देता है, जहाँ निकोलाई अपनी गन उठाता है, लेकिन सर्जी ने उसकी बुलेट्स निकाल ली थी और वो बियर निकोलाई को मार देता है। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सर्जी दिमित्री से उसके बर्थडे पर मिलता है, जहाँ दिमित्री उससे कहता है कि फाइनली अब वो फ्री हैं, उसकी लाइफ अब बहुत बदल गई है, खास करके एक साइंटिस्ट से मिलने के बाद। तभी दिमित्री से कुछ लोग मिलने आते हैं, जहाँ सर्जी के पूछने पर वो कहता है कि उसे उसके बिजनेस को लेकर कुछ काम है। सर्जी कहता है कि उसने वादा किया था कि वो निकोलाई के बिजनेस को बंद कर देगा, जिस पर दिमित्री कहता है कि हाँ, लेकिन उसने अपना इरादा बदल लिया है और वहाँ से जाने लगता है। सर्जी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो जानता है कि वो उसे ऐसा कभी नहीं करने देगा, जिस पर दिमित्री सर्जी की तरह शेप शिफ्ट करके कहता है कि वो घर जाए, उसके लिए उनके फादर ने एक गिफ्ट छोड़ा है। जहाँ हम देखते हैं कि दिमित्री के पास अब शेप शिफ्टर की पावर्स थी। जिसके बाद जब सर्जी वापस जाता है तो उसे वहाँ एक बॉक्स और निकोलाई का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उनके अलग अलग रास्ते हैं लेकिन वो एक जैसे हैं, हंटर्स। जिसके बाद वो बॉक्स ओपन करने पर सर्जी को उसमें एक एनिमल पेल्ट वाला वेस्ट मिलता है, जो कि पहनकर वो अपने आप को मिरर में देखने लगता है। और ये मूवी इसी के साथ ही यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।